व्यावसायिक क्वाडकॉप्टर कुछ $1000 में आते हैं, जबकि बड़ा हमला ड्रोन 10-20 हजार डॉलर का हो सकता है। इसे रोकने के लिए दागी गई मिसाइल सस्ती तरफ $4 लाख की हो सकती है और महंगी तरफ $3 मिलियन से भी ज्यादा की हो सकती है। ये अंतर आधुनिक वायु रक्षा में सबसे कठिन समस्याओं में से एक बन गया है। हर इंटरसेप्शन हथियार भंडार घटाता है, जिसे बनाने में महीनों लगते हैं और बदलने में कई मिलियन डॉलर खर्च होते हैं, जबकि हमलावर को सिर्फ वर्कशॉप व पार्ट्स की जरूरत होती है। एरोवायरनमेंट का लोकस्ट X3 उस पैटर्न को तोड़ने की एक कोशिश है। ये ब्लू हेलो का तीसरी पीढ़ी का काउंटर ड्रोन लेजर है, जो अब एरोवायरनमेंट का हिस्सा है। निर्माता के अनुसार इसका हर उपयोग $5 से कम बिजली खर्च करता है। इसमें 20-35 किलोवाट का सॉलिड स्टेट बीम है, जो लक्ष्य पर 5-7 सेकंड तक रहता है। इसे ग्रुप 1 से 3 के छोटे और मिड साइज ड्रोन जैसे शाहिद शैली के हमलावर UAV को हराने के लिए बनाया गया है। लो कास्ट यूनिट्स पहले अमेरिकी सेनाओं का विदेश तैनात हो चुके हैं। X3 सेना में बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्रोडक्शन रेडी वर्जन है। सवाल है कि क्या लेजर हथियार अब प्रोटोटाइप से आगे बढ़कर युद्ध क्षेत्र के सामान्य उपकरण बन गए हैं? इस एपिसोड में दिखाया गया है कि सस्ते ड्रोन के कारण लोकस्ट अस्तित्व में आया, यह सिस्टम मैदान में कैसे पहुंचा और X3 डिजाइन में क्या बदलाव लाता है और क्यों। ड्रोन रक्षा का अंतिम हथियार का जवाब हार्डवेयर के साथ साथ हवाई क्षेत्र के नियमों और एल पासो की अजीब घटना पर भी निर्भर करता है। सस्ते ड्रोन ने आधुनिक सेनाओं के लिए खतरे की तस्वीर बदल दी है। यूक्रेन में दोनों पक्ष रोज सैकड़ों छोटे UAV से मोर्चे से काफी पीछे मौजूद खाइयों, वाहनों और सप्लाई ट्रकों पर हमला करते हैं। रूसी शाहिद 136 और जारन 2 अटैक ड्रोन, जिनकी कीमत 20 से 50 हजार डॉलर प्रति यूनिट है, ने यूक्रेनी पावर स्टेशन, अपार्टमेंट ब्लॉक और अनाज टर्मिनलों पर दर्जनों की लहरों में हमले किए हैं। यही पैटर्न मध्य पूर्व में और समुद्र तक फैल गया है। यमन में हूथी बलों ने ड्रोन और एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल कर रेड सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया है, जिससे प्रमुख जहाजरानी कंपनियों को अफ्रीका के चारों ओर रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने इराक व सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर कई बार ड्रोन रॉकेट हमले किए हैं। 28 जनवरी 2024 को एक वन वे अटैक ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देकर टावर 22, जो कि जॉर्डन सीरिया सीमा पर स्थित एक छोटा अमेरिकी लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट है, वहां पहुंच गया। 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 40 से ज्यादा घायल हुए। 2024 की शुरुआत तक पेंटागन ने बताया कि अक्टूबर 2023 से अमेरिकी बलों पर 165 से अधिक हमलों में 100 से ज्यादा सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। नुकसान पहुंचाने वाले ड्रोन आम हैं। ये व्यावसायिक एयरफ्रेम, शौकिया ऑटो पायलट और बाजार में मिलने वाले कैमरों से बने हैं। शाहिद शैली ड्रोन की कीमत कुछ $1000 होती है। एक क्वाडकॉप्टर जो खड़ी गाड़ी पर ग्रेनेड गिराता है, उसकी कीमत सेकेंड हैंड सस्ती कार से भी कम हो सकती है। हथियार किसी और लड़ाई के लिए बने थे, पर उन्हें रोकने में इस्तेमाल हुए। एक पैट्रियट पैक 3 इंटरसेप्टर की कीमत प्रति शॉट लगभग $3 से $4 मिलियन होती है। एक AIM-9X साइडवाइंडर, जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है, उसकी कीमत लगभग $4 लाख है। यहां तक कि एक स्टिंगर मैन पोर्टेबल मिसाइल की कीमत भी एक राउंड के लिए $1 लाख से ज्यादा है। और यूएस के स्ट्रिंगर का स्टॉक यूक्रेन को सप्लाई करते समय इतना कम हो गया था कि रेथियन को वो प्रोडक्शन लाइन फिर से शुरू करनी पड़ी, जो सालों से बंद पड़ी थी। ये कीमत का फर्क रक्षक के लिए जाल बनाता है। $20,000 के ड्रोन को $3 मिलियन की मिसाइल से गिराना मतलब है कि आप मुकाबला तो जीत रहे हैं, लेकिन उसके पीछे चल रही थकावट की जंग हार रहे हैं। मान लीजिए आप 100 पैट्रियट मिसाइलें 100 शाहिद ड्रोन पर दागते हैं और रक्षक ने $2 मिलियन के हमलावर के हार्डवेयर को नष्ट करने के लिए शायद $300 मिलियन खर्च कर दिए। साथ ही ऐसे इंटरसेप्टर भी खर्च कर दिए जिन्हें बदलने में सालों लग जाते हैं। गोला बारूद की मैगजीनें उतनी तेजी से खत्म हो जाती हैं जितनी तेजी से फैक्ट्रियां उन्हें फिर से भर नहीं पाती। रेड सी में ऑपरेट कर रहे यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर्स ने बार बार SM-2 और SM-6 मिसाइलें दागी हैं, जिनकी कीमत $2 से $4 मिलियन के बीच है, जबकि हूथी ड्रोन बहुत ही कम लागत में बनाए गए हैं। सीनियर नेवी अधिकारियों ने इस लागत अनुपात को लंबे संघर्ष के लिए अस्थिर बताया है। गन और शॉर्ट रेंज सिस्टम मददगार हैं, पर उनकी सीमाएं भी हैं। फाउलिंग फायर लांसर कम लागत में नजदीकी लक्ष्य भेद सकता है, लेकिन इसकी रेंज और गोला बारूद सीमित हैं। मोबाइल एयर डिफेंस वाहन सीमित मिसाइलें ले जाते हैं, फिर उन्हें रीलोड करना पड़ता है। कमांडर ऐसा पॉइंट डिफेंस हथियार चाहते हैं जो बिना मिसाइल की पुनः आपूर्ति के लगातार फायर कर सके।
जिसकी प्रति शॉट लागत कम हो और जो सेकंडों में प्रतिक्रिया दे, न कि लॉन्चर घुमाने और लॉन्च सीक्वेंस के समय जितना। हाई एनर्जी लेजर कागज पर फिट होता है। लोकस्ट शुरुआती प्रयासों में है, जो इसे युद्ध के मैदान पर लाने की कोशिश कर रहा है। लेजर का सपना से युद्ध में इस्तेमाल तक। अमेरिकी सेना 1970 से हाई एनर्जी लेजर हथियारों पर काम कर रही है। 1980 में व्हाइट सैंड्स में मिड इंफ्रारेड केमिकल लेजर ने साइड वाइंडर मिसाइलें गिराईं। एयरबोर्न लेजर प्रोग्राम ने 2000 के दशक में बोइंग 747 पर मेगावाट क्लास केमिकल लेजर से 2010 में उड़ान के दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट की। दोनों प्रयासों से सिद्ध हुआ कि मूल विचार सफल है, लेकिन दोनों हथियार बहुत बड़े, विषैले या महंगे थे, इसलिए तैनाती योग्य नहीं थे। बदलाव ठोस स्थिति और फाइबर लेजरों के साथ आया, जो रासायनिक ईंधन के बजाय बिजली पर चलते हैं और जिन्हें कहीं ज्यादा छोटे क्षेत्रों में समेटा जा सकता है। 2010 के मध्य तक अमेरिकी उद्योग 10-30 किलोवाट फाइबर लेजर मॉड्यूल बना रहा था, जिन्हें जोड़कर आउटपुट बढ़ाया जा सकता था, और पैकेज इतना कॉम्पैक्ट था कि ट्रक या जहाज के डेक पर फिट हो सके। ब्लू हेलो, अर्लिंगटन की रक्षा कंपनी, 2020 में कई टेक कंपनियों के विलय से बनी थी और अब ये मॉड्यूल्स ड्रोन रोधी हथियार में बदलने पर ध्यान दे रही है। इस डिजाइन में फाइबर लेजर स्रोत को बीम डायरेक्टर, ट्रैकर और ऐसे सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया जो छोटे यूएवी को पकड़कर बीम उसकी कमजोर जगह पर रख सके। परिणाम था लोकस्ट। 2021 में सेना ने फोर्ट सिल, ओक्लाहोमा में डायरेक्टेड एनर्जी मैन्यूवर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कॉम्बैट शूट ऑफ किया। इस अभ्यास में प्रतिस्पर्धी 50 किलोवाट श्रेणी के लेजर सिस्टम्स को स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों पर लगाया गया और उन्हें ड्रोन और रॉकेट लक्ष्यों के खिलाफ आजमाया गया। ब्लू हेलो की बीम कंट्रोल तकनीक इसी प्रयास का हिस्सा थी और शूट ऑफ से सेना को यह डेटा मिला कि किन सबसिस्टम्स ने फील्ड कंडीशंस में यूएवी को ट्रैक और नष्ट किया। अप्रैल 2022 में ब्लू हेलो ने सेना के पैलेटाइज्ड हाई एनर्जी लेजर प्रोग्राम, जिसे पीएचएल के नाम से जाना जाता है, के लिए पहला लोकस्ट लेजर वेपन सिस्टम डिलीवर किया। यह यूनिट एक 10 किलोवाट क्लास बीम के इर्द गिर्द बनाई गई थी, जिसे एक ट्रांसपोर्टेबल पैलेट पर माउंट किया गया था, जिसे किसी भी फिक्स साइट पर सेटअप किया जा सकता था और जनरेटर पावर से चलाया जा सकता था। पीएचएल एक त्वरित फील्डिंग प्रयास था, जिसका उद्देश्य सैनिकों के हाथों में एक काम करने वाला लेजर देना था, बजाय इसके कि वे एक परफेक्ट प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन का इंतजार करें। एरिजोना के ह्यूमा प्रूविंग ग्राउंड में इस सिस्टम ने कई परीक्षणों में मानव रहित हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर गिराया। ह्यूमा में किए काम में बाहरी राडार डिटेक्शन, क्यूइंग, लेजर के अपने ऑप्टिक्स को ऑटोनोमस ट्रैकिंग हैंडओवर और विभिन्न ड्रोन गिराने के लिए ड्वेल टाइम शामिल था। नवंबर 2022 में सेना ने लोकस्ट आधारित पीएचएल यूनिट को चुपचाप मध्य पूर्व के अमेरिकी बेस पर तैनात किया। पहली बार एयर डिफेंस के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के ऑपरेशनल इस्तेमाल को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा गया, जबकि इसकी तैनाती 1 साल से ज्यादा लोगों से छुपी रही। बाद में सेना के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इस सिस्टम ने कुछ खास परिस्थितियों में आने वाले खतरों को निष्क्रिय किया था, लेकिन उन्होंने सटीक टकराव की संख्या, लक्ष्यों के समय संबंधी विवरण या स्थान बताने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट रैश, जो तब सेना के रैपिड कैपेबिलिटीज एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऑफिस के प्रमुख थे, ने 2024 में पत्रकारों से कहा कि पीएचएल ने थिएटर में शानदार प्रदर्शन किया। उस ऑपरेशनल रिकॉर्ड ने बाकी रक्षा उद्योग के लिए लोकास्ट को देखने का नजरिया बदल दिया। नवंबर 2024 में कैलिफोर्निया की एरोवॉर्नमेंट, जो स्विच ब्लेड लोटरिंग म्यूनिशन और रेवन हाथ से लॉन्च किया जाने वाला ड्रोन के लिए जानी जाती है, ने $4.1 बिलियन की ऑल स्टॉक डील में ब्लू हेलो के अधिग्रहण का समझौता किया। यह डील मई 2025 में पूरी हुई। लोकेस्ट एक विशिष्ट डेवलपर की प्रोडक्ट लाइन से निकलकर अमेरिका के बड़े अनमैन्ड सिस्टम सप्लायर्स में से एक के डायरेक्टेड एनर्जी पोर्टफोलियो में पहुंच गया, जिसमें X3 अगली पीढ़ी के वर्जन के रूप में पहले से विकासाधीन था। एयर एरोवायरमेंट ने मार्च 2026 में हंट्सविल, अल्बामा के एल्सेरा ग्लोबल फोर्स सिंपोजियम में लोकास्ट X3 पेश किया। कंपनी ने इसे लोकस्ट परिवार का तीसरी पीढ़ी का उत्पादन के लिए तैयार संस्करण बताया, जिसे तैनात किए गए पीएचएल यूनिट से कई वर्षों के फील्ड डेटा और उन्हें संचालित करने वाले सैनिकों की सीधी प्रतिक्रिया के आधार पर बनाया गया है। पहले के लोकास्ट सिस्टम्स त्वरित तैनाती वाले प्रोटोटाइप थे, जबकि X3 को ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है जिसे सेना बड़े पैमाने पर खरीद सकें। यह हथियार 20 से 35 प्लस किलोवाट श्रेणी का सॉलिड स्टेट लेजर है। सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। एयर एरोवायरमेंट ने बस बताया कि X3 इसी श्रेणी में है और भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ सकती है। लेजर आर्किटेक्चर और बीम मिलाने की विधि
सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं बताई गई है। नष्ट करने की थर्मल प्रक्रिया में सिस्टम अदृश्य बीम को 5-7 सेकंड तक ड्रोन के एक हिस्से पर केंद्रित करता है, जिससे वो हिस्सा गर्म होकर जरूरी हिस्से फेल हो जाते हैं। सामान्य विफलताओं में बैटरियों का जलना, नियंत्रण सतहों का पिघलना, एयर फ्रेम में छेद होना या ऑप्टिकल सीकर का नष्ट होना शामिल है। ड्रोन में आग लगती है, वो नियंत्रण खोकर उड़ान में टूट जाता है। बीम प्रकाश की गति से चलता है, जिससे डायरेक्टर से दूर लक्ष्य तक पहुंचने में समय शून्य होता है। हालांकि टारगेट पर तुरंत हमला नहीं होता, क्योंकि लेजर को पर्याप्त ऊर्जा जमा करनी होती है। यहां ड्वेल टाइम एक कठिन सीमा है। छोटा क्वाडकॉप्टर कम दूरी पर जल्दी गिर सकता है। शाहिद क्लास ड्रोन के भारी एयरफ्रेम को बीम के एक बिंदु पर 5-7 सेकंड या अधिक स्थिर रखना पड़ता है, जबकि टारगेट मूव करता है और प्लेटफॉर्म उसकी भरपाई करता है। X3 ग्रुप 1-3 के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन है। ग्रुप 1 में 20 पाउंड से कम वजन वाले छोटे ड्रोन जैसे क्वाडकॉप्टर आते हैं। ग्रुप 2 में 55 पाउंड तक के ड्रोन होते हैं। ग्रुप 3 में 1320 पाउंड तक के ड्रोन आते हैं और इसमें मिड साइज फिक्स्ड विंग यूएवी और शाहिद 136 और जारन 2 क्लास के वन वे अटैक ड्रोन शामिल होते हैं। एयर एरोवायरमेंट ने इस सिस्टम को छोटे अनमेन्ड सरफेस वेसल्स यानी वे विस्फोटकों से भरी नावें जिनका हूती बलों ने लाल सागर में जहाजरानी के खिलाफ इस्तेमाल किया है के खिलाफ भी मार्केट किया है। एंगेजमेंट सीक्वेंस ऑफबोर्ड से शुरू होता है, जहां बाहरी रडार, ध्वनि सेंसर या एयर डिफेंस नेटवर्क टारगेट का पता लगाकर लोकस्ट को संकेत देते हैं। सिस्टम अपनी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड ऑप्टिक्स को दिए गए दिशा में घुमा देता है और टारगेट को विजुअली एक्वायर कर लेता है। ऑनबोर्ड ट्रैकर ड्रोन को उड़ान मार्ग में फॉलो करता है। वहीं फायर कंट्रोल सिस्टम निशाना लगाने के पॉइंट्स और सबसे ज्यादा नुकसान वाली एयर फ्रेम जगह का अनुमान लगाता है। इस सॉफ्टवेयर लेयर को एवी हेलो पिन पॉइंट नाम दिया गया है। ये टारगेट डिटेक्शन, यूएवी लाइब्रेरी के खिलाफ क्लासिफिकेशन, कई ड्रोन दिखने पर खतरे की प्राथमिकता और ऑटोमेटेड एंगेजमेंट की सिफारिशें करता है। ऑपरेटर एक कंसोल के पीछे बैठता है, जिसमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले और कंट्रोलर होता है, जिसे एयर एनवायरनमेंट ने वीडियो गेम पैड जैसा बताया है। ये चुनाव निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया है। युवा सैनिक पहले से ही इसका लेआउट जानते हैं, जिससे प्रशिक्षण में लगने वाला समय कम हो जाता है। ऑपरेटर स्वचालित एंगेजमेंट देख सकता है, टारगेट चयन ओवरराइड या बीम डायरेक्टर को मैनुअली नियंत्रित कर सकता है। X3 को मॉड्यूलर ओपन सिस्टम्स अप्रोच मानकों पर बनाया गया है, जिससे रक्षा विभाग की प्रमुख सबसिस्टम्स बदली जा सकती हैं। रडार फीड, ट्रैकिंग ऑप्टिक्स, लेजर मॉड्यूल और फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर सभी प्रकाशित इंटरफेस से परिभाषित हैं, किसी एक विक्रेता के स्वामित्व वाले कनेक्शन से नहीं। भविष्य में ब्लॉक अपग्रेड से प्लेटफॉर्म को बदले बिना ज्यादा पावर के लेजर हेड्स या नए सेंसर जोड़े जा सकते हैं। एरोवायरमेंट ने कहा कि X3 विज्ञान परियोजना नहीं है। इस हार्डवेयर में PHL यूनिट्स के लिए मौजूदा कंपोनेंट्स का उपयोग हुआ है, जिसमें बीम डायरेक्टर, कूलिंग सिस्टम और ऑपरेटर इंटरफेस में सैनिकों की रिपोर्ट के आधार पर सुधार किए गए हैं। ये लेजर यात्रा कर सकता है, इसलिए X3 को एक ऐसे कोर के इर्द गिर्द बनाया गया है जिसे कम बदलाव के साथ कई प्लेटफॉर्मों पर इंस्टॉल किया जा सकता है। बीम डायरेक्टर, लेजर मॉड्यूल, ऑप्टिक्स और फायर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेल्फ कंटेन्ड पैकेज में होते हैं, जिसे किसी भी वाहन पर लगाया जा सकता है। पावर और कूलिंग होस्ट प्लेटफॉर्म या इंटीग्रेटेड बैटरी जनरेटर पैक से मिलती है। पहले वाले PHL पैलेट्स अब भी बेसलाइन फिक्स्ड साइट कॉन्फ़िगरेशन है। वे यूनिट्स ट्रांसपोर्टेबल स्किड पर होती हैं, जिन्हें ट्रक से बेस ले जाकर हार्ड स्टैंड पर उतारकर एक दिन में लोकल जनरेटर से जोड़ा जा सकता है। यही वर्जन अभी मध्य पूर्व में तैनात हैं। अगस्त 2025 में एयर एरोवायरमेंट ने सेना को फील्ड मूल्यांकन हेतु 4 मोबाइल लोकस्ट प्रोटोटाइप्स दिए। उनमें से 2 इन्फेंट्री स्क्वाड वाहनों पर लगे हैं, जो शेवरले कोलोराडो ZR2 चेसिस पर बना 9 सैनिकों को ले जाने वाला हल्का परिवहन वाहन है। बाकी 2 जॉइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स पर लगे हैं, जो हमवी के भारी बख्तरबंद विकल्प हैं। ISV यूनिट सुरक्षा की जगह गति और एयर ड्रॉप को प्राथमिकता देते हैं, जबकि JLTV में अधिक बैटरी क्षमता है और इन्हें ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल प्रोटोटाइप्स का उद्देश्य यह देखना है कि लेजर मूविंग फोर्स के साथ कैसे काम करता है, न कि तय इलाके की सुरक्षा में। कंपन, धूल का प्रवेश और वाहन की गति के दौरान बीम डायरेक्टर को स्थिर रखने की जरूरत, ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सेना उत्पादन ऑर्डर देने से पहले जानना चाहती है।
नौसेना के परीक्षण ने यह सबसे स्पष्ट रूप से दिखाया कि मुख्य सिस्टम कितनी दूर तक जा सकता है। 2025 में एक पैलेटाइज्ड लोकस्ट यूनिट को अटलांटिक में अभ्यास के दौरान यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश पर लोड किया गया। पायलट को फ्लाइट डेक पर सुरक्षित कर उसने बैटरी बैंक और जहाज की बिजली से पावर ली और पास के सपोर्ट जहाजों से छोड़े टारगेट ड्रोन से मुकाबला किया। एयर एनवायरनमेंट के अनुसार ट्रायल के बाद नेवी के एक बयान में कहा गया कि सिस्टम ने एंगेजमेंट विंडो के दौरान कई यूएवी को सफलतापूर्वक ट्रैक किया और मार गिराया। कैरियर से हुई फायरिंग खास थी क्योंकि इसमें वही हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ जो कुछ महीने पहले रेगिस्तान में पैलेट से चलाया गया था। इसे जहाज पर इस्तेमाल के लिए अनुकूलित करने का मतलब था कि इसे अलग अलग पावर और कूलिंग कनेक्शन से जोड़ना और एक चलते फिरते समुद्री प्लेटफॉर्म के लिए टारगेटिंग सॉफ्टवेयर को संशोधित करना। लेजर हेड, बीम डायरेक्टर और ट्रैकिंग ऑप्टिक्स बिना दोबारा डिजाइन किए ही इस्तेमाल किए गए। पोर्टेबिलिटी लोकस्ट की बड़े पैमाने पर तैनाती का मुख्य कारण है। एक ही उपयुक्त प्रणाली सोमवार को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की सुरक्षा कर सकता है, अगले महीने JLTV पर काफिले की एस्कॉर्ट बन सकता है और फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पेट्रोल में डिस्ट्रॉयर या एम्फीबियस शिप पर तैनात हो सकता है। हर प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन के लिए इंजीनियरिंग जरूरी है, लेकिन मूल हथियार को हर नए होस्ट के लिए दोबारा डिजाइन नहीं करना पड़ता। अगर एयर एरोवायरमेंट सेना की जरूरत के हिसाब से X3 बना लेता है तो ये बेस, वाहन कॉलम और युद्धपोतों के लिए तैनात किया जा सकने वाला सुरक्षा कवच बन जाएगा। ये सुरक्षा परत मिसाइलों या बंदूकों का विकल्प नहीं होगी, बल्कि परतदार रक्षा में उनके नीचे एक सस्ती शुरुआती परत बनेगी। लेजर रक्षा के साथ समस्या। अब एक लेजर बीम जैसे जैसे हवा में यात्रा करती है, उसकी ऊर्जा कम होती जाती है और यह कमी इस बात पर निर्भर करती है कि हवा में क्या क्या है। रेगिस्तानी ठिकानों पर उड़ती धूल बीम को बिखेर देती है। जलती हुई इमारतों या आग से उठता धुआं इसे सोख लेता है। कोहरा, तेज बारिश और गर्म समुद्री पानी के ऊपर मंडराती नमकीन धुंध सभी लेजर की रेंज और उस ऊर्जा को कम कर देते हैं जो वास्तव में लक्ष्य तक पहुंचती है। 30 किलोवाट लेजर साफ दिन में 4 किमी दूर से शाहिद ड्रोन के ढांचे को जला सकता है, लेकिन खराब मौसम में लक्ष्य का बहुत ज्यादा पास होना पड़ सकता है, नहीं तो वो मार गिराने लायक पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंचा पाएगा। लाइन ऑफ साइट एक कठिन सीमा है क्योंकि लेजर किरण सीधी चलती है। डायरेक्टर और ड्रोन के बीच कुछ भी आ जाए तो निशाना लगाना नामुमकिन है। नालियों की खराबी, इमारतें, वनस्पति और लंबी दूरी पर पृथ्वी की गोलाई भी डेड जोन बनाती है। कोई ड्रोन अगर नीचे उड़ रहा हो या गोदामों के बीच से निकल रहा हो तो जब तक वह ऊपर आकर दिखाई नहीं देता तब तक उसे निशाना नहीं बनाया जा सकता। आने का कोण भी मायने रखता है क्योंकि एयरफ्रेम के कुछ हिस्सों को जलाना दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होता है और बीम को किसी कमजोर हिस्से तक पहुंचने के लिए टारगेट पर एक खास एंगल की जरूरत हो सकती है। थ्रूपुट वही जगह है जहां अनलिमिटेड मैगजीन के दावे को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह गोला बारूद के लिए है, क्षमता के लिए नहीं। लोकस्ट की मिसाइलें कभी खत्म नहीं होती क्योंकि वो मिसाइल चलाता ही नहीं। हर बार इस्तेमाल पर बैटरी बैंक या जनरेटर से बिजली खर्च होती है। कूलिंग सिस्टम को वो बेकार गर्मी बाहर निकालनी पड़ती है और बीम डायरेक्टर लगातार काम करता है। एक अकेला लोकास्ट के पास एक बीम होती है और वो एक बार में सिर्फ एक ही लक्ष्य को निशाना बना सकता है। अगर 20 शाहिद ड्रोन एक साथ किसी बेस पर पहुंचते हैं तो लेजर उन्हें क्रमवार तरीके से मार सकता है। हर एक को मारने में 5 से 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन कई ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे इससे पहले कि बीम उन तक पहुंचे। लागत दावे की भी गंभीर जांच होनी चाहिए। $5 से कम की बताई गई राशि एक बार की अतिरिक्त बिजली लागत है, लेकिन शॉट देने वाला सिस्टम अब भी महंगा रहेगा। जनरेटर, ऑप्टिक्स, बीम डायरेक्टर, कूलर ऑपरेटर ट्रेनिंग और डिपो रखरखाव खरीद मूल्य में शामिल नहीं हैं। आर्थिक दृष्टि से ये अब भी उस मिसाइल के मुकाबले फायदेमंद है जिसकी एक शॉट की कीमत लाखों में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद ये हथियार सस्ता है। X3 में एक नई चेतावनी है जो पुराने PHL यूनिट्स में नहीं थी। मध्य पूर्व में तैनात लोकस सिस्टम्स के पास महीनों का अनुभव है और इसकी उपलब्धि सेना ने मानी है। X3 एक उन्नत कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें बेहतर बीम डायरेक्टर, संशोधित कूलिंग और नया फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, और इन बदलावों को अभी भी सेना के परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रमाणित किया जाना बाकी है, इससे पहले कि सिस्टम को पूरी तरह से उत्पादन के लिए योग्य घोषित किया जा सके। एयर एरो वेरिएंट ने 2026 की शुरुआत में 4 मोबाइल प्रोटोटाइप डिलीवर किए,
लेकिन मूल्यांकन के नतीजे अभी सार्वजनिक नहीं हुए। लोक्स्ट X3 एक प्रभावी परत है जो ऐसे रक्षा नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें रडार, मिसाइलें, बंदूकें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की भी जरूरत होती है ताकि लेजर की सीमाएं पूरी की जा सकें। अगला फैसला यही है। सेना का एंड्यूरिंग हाई एनर्जी लेजर प्रोग्राम 2026 की तीसरी तिमाही तक प्रारंभिक 24 उत्पादन स्तरीय काउंटर ड्रोन लेजर सिस्टम के लिए अनुबंध दिए जाने की उम्मीद है। यह अनुबंध सेवा को पिछले 4 वर्षों के त्वरित तैनाती पैलेट्स और प्रोटोटाइप ट्रकों से आगे ले जाने और एक स्थिर उत्पादन लाइन में लाने के लिए है, जो हर साल दर्जनों यूनिट्स प्रदान कर सकें। लोक्स्ट X3 शीर्ष दावेदारों में है। एरोवायरमेंट मध्य पूर्व में तैनात PL यूनिट्स सेना के 4 मोबाइल प्रोटोटाइप्स और एक उत्पादन तैयार कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता है, जिसे निर्माण से पहले फिर से डिजाइन की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता असली है। रेथियन अपनी खुद की 50 किलोवाट श्रेणी की प्रणाली को डायरेक्टेड एनर्जी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रयास के तहत विकसित कर रहा है और लॉकहीड मार्टिन ने सेना के इनडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी प्रोग्राम के लिए 300 किलोवाट श्रेणी के उच्च शक्ति लेजर प्रदान किए हैं। एपेरस ने लियोनिडास हाई पावर माइक्रोवेव हथियार तैनात किया है, जो निर्देशित रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स से एक साथ कई ड्रोन निष्क्रिय कर झुंडों का समाधान देता है, जहां लेजर धीमे हैं। कोई एक हथियार सभी खतरों को नहीं कवर करता। लेयर्ड आर्किटेक्चर ही ज्यादा संभावित नतीजा है, जिसमें लेजर ड्रोन पर सटीक व कम खर्चीली मार करते हैं। माइक्रोवेव्स नजदीक के झुंडों पर और मिसाइल या गन तब प्रयोग होती हैं जब लेजर की सीमा कम हो या मौसम अनुकूल न हो। लोकस्ट X3 संभवतः शुरुआती व्यावहारिक हथियारों में से एक बन सकता है, जो बड़े पैमाने पर ड्रोन रक्षा को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाएगा। ये हार्डवेयर कुछ डॉलर की बिजली में केंद्रित प्रकाश से ड्रोन को मारता है, और यह आंकड़ा उस बेस कमांडर के विकल्प बदल देता है जो रडार स्क्रीन पर आती हुई ट्रैक्स को देख रहा है। एक रक्षक जिसे अब $20,000 के ड्रोन पर $3 मिलियन की मिसाइल खर्च नहीं करनी पड़ती, वो हमलों की लहर के दौरान लगातार फायरिंग कर सकता है बिना अपनी मैगजीन खाली किए। चाहे X3 को स्थायी हाई एनर्जी लेजर कॉन्ट्रैक्ट मिले या वो किसी प्रतियोगी से हार जाए, कम खर्च में लगातार जवाबी हमला करना ही असली क्रांतिकारी बदलाव है जो मायने रखता है। देखने के लिए धन्यवाद।